हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल द अमेजिंग लर्नर्स। स्टडी ब्रेन्स पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल देख के आए हो, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। सो एज़ यूजुअल हर बार की तरह पिछले वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे उसके साथ इंटरलिंक करके आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिससे आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाए कि पिछले वीडियो के साथ आज का वीडियो कैसे हम पढ़ सकें। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने अर्थक्वेक के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़े थे, जैसे कि फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, फिर बॉडी वेव्स में हमने पी वेव्स, एस वेव्स पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई सजेस्ट यू ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट वीडियो भी है। ठीक है, तो अर्थक्वेक के कुछ चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। हम अर्थक्वेक को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ऐसे एनालाइज करते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है जिसकी मदद से ये एक एविडेंसेस है जिसकी मदद से हम अर्थ के इंटीरियर को बेहतर समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में इंटीरियर ऑफ अर्थ, जिसमें अर्थ की लेयर्स में हमने ये पढ़ा था कि कौन से लेयर में कौन सा स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है, मतलब कौन से लेयर में सॉलिड पाया जाता है, कौन सा लेयर में लिक्विड पाया जाता है और कौन सा लेयर सेमी सॉलिड है। तो ये सब स्टेट ऑफ मैटर हमने जो फैक्ट्स पढ़े थे पिछले वीडियो में इंटीरियर ऑफ अर्थ में। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आई सजेस्ट यू वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो उस वीडियो में हमने फैक्ट्स डिस्कस किए थे कि कौन से लेयर में सॉलिड और लिक्विड, कौन से लेयर में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये वो फैक्ट्स हमको पता कैसे चली? साइंटिस्ट ऐसे एनालाइज करते हैं कि अर्थक्वेक जैसे कुछ एविडेंसेस है, इनडायरेक्ट सोर्स है, जिसकी मदद से हमको पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में कौन सी लेयर सॉलिड है, कौन सी लेयर लिक्विड है। वही हमने एविडेंसेस पिछले वीडियो में पढ़ी थी, बॉडी वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स वाली। तो वो वाला वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। मतलब अर्थक्वेक आने के बाद की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम पढ़ेंगे। मतलब कौन कौन से आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे, ये आपको स्क्रीन में दिख रही होगी कि इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक में आज हम क्या पढ़ेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, वो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, आपको क्या करना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरी देखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि अर्थक्वेक के बाद ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, विथ रीजंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का वीडियो, एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला है ग्राउंड शेकिंग। अब सभी को पता है कि अर्थक्वेक आने के बाद हमारा जो सरफेस है, ग्राउंड है, वो शेक करता है। होता क्या है कि जो फोकस से रिलीज्ड एनर्जी है, जो सिस्मिक वेव्स है, वो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी उस सिस्मिक वेव्स की एपिसेंटर पे होती है, जो फोकस के जस्ट ऊपर होती है। तो मान लीजिए एपिसेंटर पे क्रैक क्रिएट हो जाता है, मतलब फॉल्ट लाइन वहाँ पे क्रिएट हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो लिथोस्फेरिक स्लैब है वो फॉल्ट लाइन में धीरे धीरे करके डाइवर्ज हो जाएगी, वो और भी ज़्यादा डाइवर्जेंस की तरफ देखने को मिलेगा। तो एक टाइम आएगा कि वो जो लिथोस्फीयर वाली प्लेट है उस फॉल्ट लाइन से डाइवर्ज होके वो प्लेट्स नीचे की तरफ, एक प्लेट धंस जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी और एक प्लेट ऊपर की तरफ रहेगी। तो इससे क्या होगा कि डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है, ग्राउंड शेकिंग के बाद आफ्टर इफेक्ट होता है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द सॉइल लिक्विफिकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सॉइल का लिक्विफिकेशन होना। कहने का मतलब नेचुरली सॉइल के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं, मतलब स्टिफ रहते हैं। बट होता क्या है कि अर्थक्वेक आने के बाद ट्रिमर्स जनरेट होते हैं, वाइब्रेशन होती है, उसकी वजह से जो सरफेस के जो रॉक्स हैं तो उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे करके लूज अप हो जाते हैं, जिससे सॉइल लिक्विफिकेशन वाली प्रोसेस इनिशिएट होती है। तो कहने का मतलब आफ्टर द इफेक्ट of earthquake, the soil loses its stiffness and particles of the soil becomes loose, acts as soil in semi-solid state। तो मतलब एक सेमी सॉलिड स्टेट वाला एक टेक्सचर देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे एक GIF दिख रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए नेचुरली वो स्टिफ रहता है, लेकिन यहाँ पे GIF में आपको दिख रहा होगा क्रेन से जैसे उसको
निकालते हैं सॉइल को तो उसके पार्टिकल्स एकदम लूजअप हो गए। तो इस GIF से आप समझ सकते हो कि अर्थक्वेक में वाइब्रेशन आने के बाद कैसे सॉइल लिक्विफिकेशन देखने को मिलता है। तो सॉइल लिक्विफिकेशन एक वन ऑफ द रीज़न है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं आफ्टर अर्थक्वेक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज़ द ग्राउंड लर्चिंग। ग्राउंड लर्चिंग भी होता है आफ्टर अर्थक्वेक। ग्राउंड लर्चिंग का मतलब अर्थक्वेक आने के बाद शिफ्ट हो जाती है, ज़मीनें शिफ्ट हो जाती है, खिसक जाती है एक साइड पे, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड लर्चिंग। नेक्स्ट वन इज़ द लैंडस्लाइड एंड मडस्लाइड। आपने सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि माउंटेन वाले एरियाज़ में जो रॉक मटेरियल्स है, जो सॉइल है, मड है, वो नीचे की तरफ लीच आउट हो जाती है, स्लाइड डाउन हो जाती है। वो क्यों होता है? उसके पीछे का बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि अर्थक्वेक वन ऑफ द रीज़न है। ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल का होना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होने की वजह से जो सॉइल है वो नीचे की तरफ लीच आउट हो जाती है। आपको यहाँ पे एक GIF दिख रहा होगा कैसे जो माउंटेन एरियाज़ के जो सॉइल है वो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन हो रही है, उसी को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। और या फिर डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से भी लैंडस्लाइड होती है, जैसे कि पेड़ों को काट दो तो उस माउंटेन एरिया की सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल नीचे की तरफ लीच आउट हो जाती है, स्लाइड डाउन हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन, हैवी रेनफॉल, ये वन ऑफ द रीजंस हैं लैंडस्लाइड और मडस्लाइड्स के। बट अर्थक्वेक भी वन ऑफ द रीज़न है लैंडस्लाइड और मडस्लाइड के। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने कभी देखा होगा, आपको पता होगा कि जो माउंटेन है वो एक लैंडफॉर्म कैसे बना। 2 लिथोस्फियरिक प्लेट के कन्वर्जेंस के बाद ही माउंटेन बना। मतलब जो लिथोस्फियर वाली प्लेट बाउंड्रीज है वो आपस में टकराई होगी, कन्वर्ज हुई होगी, तब जाके वो माउंटेन बना। तो कहने का मतलब ये कि कन्वर्जेंस के बाद माउंटेन बना, तो ऑब्वियसली आज भी वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ या फिर सिस्मिक वेव्स, वाइब्रेशन, ट्रिमर्स, जो भी बोलो, वहाँ पे आज भी होती होगी, क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज आपस में कन्वर्ज होने के बाद ये माउंटेन बना। तो आज भी वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिले। तो जब भी माउंटेन के सरफेस में या उसके आसपास के एरिया में ट्रिमर्स जनरेट होते हैं, तो उसके जो ऊपर के रॉक पार्टिकल्स हैं, जो मड है, जो भी सॉइल है, वो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन हो जाती है। नीचे की तरफ वो सॉइल मड पार्टिकल्स कैसे स्लाइड डाउन होती है, उसके पीछे का रीज़न हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, सॉइल लिक्विफिकेशन। मतलब नेचुरली जो सॉइल रहती है वो क्लोजली पैक्ड रहती है, स्टिफ रहती है, बट जो भी ट्रिमर्स जनरेट होती है माउंटेन एरियाज़ में, तो उसके बाद जो सॉइल पार्टिकल्स है, जो मड पार्टिकल्स है, वो अपनी स्टिफनेस को लूज़ कर देती है। और बाद में सॉइल लिक्विफिकेशन जो हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसके होने के बाद वो जो भी मड है, जो सॉइल है, वो नीचे के साइड पे लीच आउट हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड और मडस्लाइड देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे एक GIF दिख रहा होगा कैसे मडस्लाइड और लैंडस्लाइड होता है, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ द एवलांचेस। मतलब अर्थक्वेक के बाद एवलांचेस होती है। एवलांचेस मतलब मास ऑफ स्नो या आइस जब माउंटेन वाली एरिया से नीचे की साइड पे स्लाइड डाउन हो जाती है, लीच आउट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एवलांचेस। तो जस्ट लाइक लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, एवलांचेस को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है कि माउंटेन वाले एरियाज़ में ट्रिमर्स जनरेट होती है, वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से उस माउंटेन के ऊपर का जो भी आइस है, स्नो है, वो नीचे स्लाइड हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवलांचेस। ठीक है, सो मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स रैपिडली फॉल्स डाउन ए माउंटेन साइड ड्यू टू ट्रिमर्स क्रिएट नियर द सरफेस ऑफ माउंटेन। मतलब माउंटेन वाले एरिया के आसपास ट्रिमर्स क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से माउंटेन के ऊपर के जो स्नो एरिया, स्नो है, आइस है, वो नीचे फॉल डाउन हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एवलांचेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि अर्थक्वेक आई, ट्रिमर्स क्रिएट हो गए, शेकिंग हुई, फॉल्ट लाइन से मतलब प्लेट्स डाइवर्ज होने लगी, जिसकी वजह से एक प्लेट ऊपर की तरफ उठी रही, नीचे की तरफ दूसरी प्लेट धंस गई, मतलब फॉल डाउन हो गई, जिसकी वजह से ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट भी कॉन्सिक्वेंस है आफ्टर अर्थक्वेक। नेक्स्ट वन इज द फ्लड। मतलब अर्थक्वेक के बाद फ्लड भी आ सकता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल डैम एक आर्टिफिशियली मैन मेड स्ट्रक्चर है। हम सभी को पता है कि उसमें एक रिजर्वायर होता है जिसमें वाटर को कलेक्ट किया जाता है।
तो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कलेक्ट किया जाता है उस रिजर्वायर में, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का जो प्रेशर होगा उस सरफेस पे पड़ेगा, उस रिजर्वायर के सरफेस पे पड़ेगा और वहाँ पे फॉल्ट लाइन क्रिएट हो सकती है। और जब फॉल्ट लाइन क्रिएट होगी तो हो सकता है उस फॉल्ट लाइन से एनर्जी रिलीज़ हो, अर्थक्वेक होने की टेंडेंसी हो। तो उससे क्या होगा कि डैम जो स्ट्रक्चर है वो टूट सकता है, डैम फेलियर हो सकता है और उसके बाद फ्लड हमको देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज एरिया को वो कवर करे, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को फ्लड में कवर करेगा, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो डैम फेलियर भी वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है। बट इट डजेंट मीन कि डैम को जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वहाँ पे अर्थक्वेक हो। इट डजेंट मीन, मतलब ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अर्थक्वेक हो। साइंटिस्ट जो जियोलॉजिस्ट है वो पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस जगह पे अर्थक्वेक होगा कि नहीं, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या पढ़ा था, शैडो जोन्स पढ़ा था कि कौन से एरियाज़ में जहाँ जहाँ शैडो जोन्स वाला एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता, ऐसे रीजन्स में अर्थक्वेक नहीं आता। तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है वहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट ज़्यादातर नहीं किया जाता, और जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता वहाँ पे डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जियोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस एरिया में अर्थक्वेक नहीं आया। So if the area is not earthquake prone area, even though the fault is created also, that the earthquake chances is very minimal because that area is not under earthquake, that area is not earthquake prone area. So the tendency of earthquake is very minimal. So अगर ऐसे एरिया जहाँ पे earthquake ज़्यादा आता है तो चांसेस ये है कि फॉल्ट लाइन से वो अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द लेवीज फेलियर। अर्थक्वेक के बाद लेवीज फेलियर भी होता है। लेवीज आप सब जानते होंगे कि रिवर जो होता है वो एक अपने पाथ पे फ्लो करता है और उसके आसपास एक उठी हुई पोर्शन होती है जिसे हम एम्बैकमेंट बोलते हैं। तो वो एक नेचुरली एग्जिस्टिंग एम्बैकमेंट है, एक बाउंड्री जैसा आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से जो रिवर है वो अपने बेड पे, एक्चुअल बेड पे ही फ्लो करती है, वो बाहर की तरफ उसके बेड को फैलाती नहीं है। मतलब रिवर बेड फैलती नहीं है जस्ट बिकॉज कि नेचुरली एग्जिस्टिंग एम्बैकमेंट उसके साइड पे रहती है, एक टाइप का बाउंड्री आप कह सकते हो। तो उस बाउंड्री को, उस एम्बैकमेंट को जो नेचुरली एग्जिस्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं लेविस। ठीक है, तो होता क्या है कि अर्थक्वेक जब आता है तो इसकी वजह से लेवीज जो रहती है, नेचुरली एग्जिस्टिंग बाउंड्री, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिवर का बेड है वो फैल जाता है, उसका विड्थ बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जब रिवर बेड जब फैल जाएगा तो फ्लड देखने को मिलेगा। आसपास के जितने भी गांव होंगे, जो भी एरिया होंगे, हैबिटेट होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो वो भी फ्लड के अंडर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स देखने को मिलेंगे आफ्टर लेवीज फेल्यूर, अर्थक्वेक के आने के बाद। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न। सो अगर आप पूछो कि नेचुरल लेवीज कैसे बनता है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि रिवर जब फ्लो करती है तो उसके साथ सेडिमेंट्स भी ले आती है और वो रिवर के बेड के साइड में जाके डिपॉजिट कर देती है। तो कंटिन्यूस डिपॉजिशन के बाद ही ये नेचुरल एग्जिस्टिंग लेवीज एज अ बाउंड्री, एज एन एम्बैकमेंट बनता है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल लेवीज। आपको ये डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यूस फ्लडिंग के बाद, डिपॉजिशन होने के बाद बनता है। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल कोलैप्स। आप सभी को पता है कि हमारे सरफेस में जो भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो भी हमने बना के रखे हैं, ग्राउंड शेकिंग होने की वजह से, वो वाइब्रेशन ट्रिमर्स की वजह से वो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। वो स्ट्रक्चरल कोलैप्स हम सभी को पता है। तो ये भी आफ्टर इफेक्ट्स है अर्थक्वेक के बाद। नेक्स्ट वन इज़ द सुनामी। अर्थक्वेक से सुनामी भी आ सकती है। कैसे? हम यहाँ एक GIF देखेंगे, इससे समझेंगे कि कैसे अर्थक्वेक आने के बाद सुनामी आती है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि ओशन जो है उसके नीचे एक सरफेस है जिसको हम ओशन बेड बोलते हैं। अब ओशन बेड के नीचे कोई एक पॉइंट है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हुई, जिसको हम फोकस बोलते हैं। अब वो एनर्जी रिलीज़ हुई, वो सिस्मिक वेव्स ऊपर ओशन बेड की तरफ ट्रैवल किए। अब ओशन बेड में एक फॉल्ट पड़ा, अब वो उस फॉल्ट से सिस्मिक वेव्स बाहर की तरफ आ गई। अब ओशन बेड के को क्रैक करके वो सिस्मिक वेव्स बाहर की तरफ आई, तो होगा क्या कि उसके ऊपर क्या है, पानी। अब वो पानी को क्या करेगा, वो सिस्मिक वेव्स ऊपर की तरफ उठाएगा, वेव्स जनरेट होगी।
और वो जब वेव्स जनरेट होगी, आपको यहाँ पर GIF दिख रहा होगा, जनरेट हुई और वो वेव्स साइड की तरफ शिफ्ट होगी और भी बड़ा वेव्स बन के, फिर उसके बाद और भी साइड पे शिफ्ट होगी और भी बड़ी वेव्स बन के, ऐसे बड़ी बड़ी वेव्स बन के वो बहुत ही बड़ी इंटेंसिटी वाली वेव्स बन जाती है, जिसकी वजह से वो सुनामी जैसे बहुत बड़ी लहरें देखने को मिलेगी और वो बहुत बड़ी जो वेव्स होगी वो सरफेस पे आके हिट करेगी, सी शोर पे आके हिट करेगी और बाद में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो आई होप सुनामी आपको एक GIF से समझ में आ रहा होगा। वेव्स जो है, सिस्मिक वेव्स, ओशन बेड से ऊपर की तरफ ट्रैवल की और वो पानी को उठाई, वेव्स को उठाई और वो वेव्स साइड की तरफ शिफ्ट किए और वो साइड पे शिफ्ट किए तो और भी बड़ी वेव्स बनी, फिर उसके बाद और भी बड़ी वेव्स बनती गई। उसके बाद वो वेव्स इतनी बड़ी बन गई कि वो शोर पे जब हिट करेगी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसे हम सुनामी बोलते हैं। तो अर्थक्वेक के आने के बाद सुनामी हमको देखने को मिलती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि ग्राउंड शेकिंग, लैंड एंड मडस्लाइड, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, सुनामी, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। तो आज हमने आफ्टर इफेक्ट्स पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पढ़ेंगे, कितने कितने टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एग्जिस्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप आखिरी तक बने रहें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।